Hello friends, welcome to Rana Academy. My name is Vijay Singh Rana and I will teach you जनरल स्टडीज। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज है जनरल स्टडीज की, देखो वन बाय वन हम और सब्जेक्ट्स भी करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कोर्स विच यू हैव ऑप्टेड फॉर। तो अभी जो ये सीरीज है इसमें हम बात करेंगे जनरल स्टडीज की। देखिए, जनरल स्टडीज में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस और एचपीजी के। ये छह जो सब्जेक्ट्स हैं, छह जो पिलर हैं, ये वन बाय वन हम सारे सब्जेक्ट्स करेंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी से। लेकिन ये जो हम जीएस सीरीज करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें ये डाउट रहता है कि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे जीएस किस लेवल तक पढ़ना है। देखिए, अगर जो आप एचएएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको मेंस में आंसर राइटिंग में भी वो काम आएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से चाहिए। अगर आप बाकी सारे एग्जाम की बात करते हैं, चाहे एचएस प्रीलिम है या नायब तहसीलदार है, अलाइड है, या उसके अलावा हिमाचल में वेरियस एग्जाम्स हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, फॉरेस्ट के एग्जाम्स हैं, रेंजर के एग्जाम हैं, ऐसे वेरियस एग्जामिनेशन, टीजीटी, टेट, उन सब में जीएस जो है वो ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड आता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। तो उसमें बहुत ज्यादा गहराई तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का जो लेवल है, उस लेवल पे अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट एक हद तक साउंड है और वेरियस जो फैक्ट्स हैं वो आपने तैयार किए हैं, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस कोर्स में हम इतनी गहराई से इसको करेंगे कि एचएएस प्रीलिम्स भी या उससे नीचे जितने भी एग्जाम्स हैं हिमाचल प्रदेश द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं एचपी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो ग्रुप बी के हों, ग्रुप सी के हों, या वेरियस एग्जाम्स हैं, चाहे वो क्लरिकल लेवल के हों, हाई कोर्ट में, सेक्रेटेरिएट में, वो सारे एग्जाम जो हैं वो इस जनरल स्टडीज सीरीज में आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी पेपर है ऑल इंडिया में, चाहे हिमाचल में, जो जनरल स्टडीज है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होने वाली है। जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान ही रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपीयर करें। हाँ, आप एचएस मेंस में या यूपीएससी में अगर जाते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि आपको वहां पे आंसर राइटिंग में उसको लिखना है। आंसर राइटिंग में आपके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो कंटेंट है उसकी जरूरत पड़ती है। अन्यथा बाकी जितने भी एग्जाम हैं, उन सब के लिए ये कोर्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो इसमें 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एचपी, जीके और साइंस। तो ये वन बाय वन जो है हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। और इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द कोर्स विच यू हैव ऑप्टेड फॉर, बाकी सब्जेक्ट्स इसमें कवर होंगे, जैसे मैथ्स है या इसके अलावा रीजनिंग है। जैसे जैसे जिस हिसाब से आपने कोर्स ऑप्ट किया होगा, तो वो इसमें कवर किया जाएगा। लेकिन जनरल स्टडीज तो मोस्टली सेम ही है, तो वो हर एग्जाम के लिए सेम ही रहती है। तो चलिए, अभी इंडियन पॉलिटी से हम शुरुआत करेंगे। गाइस देखो, इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो इंडियन पॉलिटी है, यानी कि उसका मतलब क्या है। तो इंडियन पॉलिटी का सीधा सा अर्थ है कि टू स्टडी द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ लैंड, किसी भी देश का मूलभूत कानून, उसके बारे में पढ़ना, उसको हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं। अब देखिए, हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, जैसे अंग्रेजों के टाइम से आईपीसी चला आ रहा है, आजादी के बाद सीआरपीसी बना, या फिर एक सिविल प्रोसीजर कोड भी है, 1908 के अराउंड ये आया। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं। इसके अलावा तरह तरह के पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं। आए दिन पार्लियामेंट कोई नया कानून पास कर देती है, मान लो आरटीआई एक्ट है, या मनरेगा बिल है, या मनरेगा एक्ट है, ऐसे वेरियस जो कानून है वो पार्लियामेंट लेके आती है। लेकिन यहाँ उन सब लॉज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पॉलिटी का मतलब है टू स्टडी द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ लैंड, किसी देश का मूलभूत ढांचा, मूलभूत कानून जो है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो भारत देश का जो मूलभूत कानून है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान। तो बेसिकली इस पॉलिटी सीरीज में हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। कोई डिटेल में वन बाय वन हम टॉपिक्स में आएंगे, और फिर उसके बाद में आपको एक एक करके पूरा संविधान इसमें समझाता चलूंगा। लेकिन जो भारतीय संविधान है, ये तो हमने पढ़ना है, लेकिन भारतीय संविधान बना कैसे। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आज कोई हमारे पास कानून है, जैसे मनरेगा, हमारे पास एक एक्ट है, जो पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी के नाम इसमें जोड़ दिया गया। तो जैसे जो मनरेगा एक्ट है, ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। तो ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, यानी कि पार्लियामेंट ने इसको बनाया। या हिमाचल प्रदेश का कोई कानून होगा, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने उसको बनाया होगा। तो कानून बात की बात है, पहले एक बॉडी चाहिए होती है जो उस कानून को बनाए। जैसे मनरेगा को बनाया हमारे देश की संसद ने, पार्लियामेंट ने। हिमाचल प्रदेश लैंड एक्ट है, उसको बनाया हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने। उसी तरह जो ये भारत देश का संविधान है, इसको भी बनाने के लिए एक बॉडी थी, और इस बॉडी का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संविधान सभा।
इस संविधान सभा ने भारत देश का जो संविधान है उसका गठन किया। तो संविधान पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए संविधान सभा की। तो इस पॉलिटी के पहले लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फिर भारतीय संविधान का गठन किया। लगभग लगभग 3 साल उन्हें लगे भारतीय संविधान का गठन करने के लिए, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और अभी देखेंगे कि 11 सेशन में किस तरह से जो है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया। वन बाय वन इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात करनी है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि जो संविधान सभा है उसका गठन कैसे हुआ। क्योंकि पहले संविधान सभा का गठन समझेंगे, उसका जो काम करने का तरीका है उसको समझेंगे, और संविधान कैसे बना फिर उसको समझेंगे। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, सबसे पहले भारत में 1934 में एक व्यक्ति थे, एम एन रॉय। हालांकि लेक्चर के साथ ही आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको एक बेसिक बुक सजेस्ट कर दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा पीडीएफ होंगे, आपको प्रिंट आउट का खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा। एक बेसिक बुक मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। जब आप कोर्स के लिए एनरोल होंगे तो आप हमें कॉल करेंगे, तब मैं आपको जो कंटेंट रहेगा वो सजेस्ट कर दूंगा। मुश्किल से 2 to 300 रुपीज का आपका खर्चा होगा उन बुक्स को लेने के लिए। और उसके बाद जो है, लेक्चर सुनने के बाद आपने उस बुक से पर्टिकुलरली वो टॉपिक पढ़ना है, ताकि नोट मेकिंग में आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना हो। लेक्चर सुनने का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। और बाद में फैक्ट के लिए हम आपको पीडीएफ भी देंगे और मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा। बुक जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि फिर आपको प्रिंट आउट का और उन सब का चक्कर नहीं रहेगा। लेकिन पीडीएफ में जो एमसीक्यू वगैरह भेजेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए, 1934 में एम एन रॉय एक व्यक्ति थे। ये भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो है पायनियर भी माने जाते हैं। इन एम एन रॉय ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। भी उसमें कोई आइडिया नहीं था भारत में संविधान सभा का। तो सबसे पहले सजेस्ट किया एम एन रॉय ने 1934 में कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, और ये संविधान सभा फिर भारत देश के लिए संविधान का गठन करेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने रखा। तो वो थे एम एन रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के भारत में फादर थे, पायनियर थे, इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद फिर 1935 में कांग्रेस ने भी और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी अलग अलग लेवल पे जो है एक डिमांड रखी कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे लिए एक संविधान का गठन करे। लेकिन उसमें अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। वो अपने तरीके से काम करते थे, जो वेरियस कानून वो अपने टाइम पे लाते थे, उनके अनुसार देश चलता रहा। वेरियस कानून यानी कि पहले 1909 का कानून था, फिर 1919 का कानून हुआ, फिर 1935 का कानून हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कानून थे। अभी हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं, अलग से एक लेक्चर में हिस्टोरिकल एक्ट्स में आपको दूंगा। काम की बात यह है कि अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सारे कानून ऑलरेडी चल रहे थे, उन्होंने हमारी संविधान सभा का आइडिया जो है उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन 1939 में सितंबर में, जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, यानी कि एक तरफ जर्मनी और एक तरफ ब्रिटेन, जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, तो विश्व युद्ध में ब्रिटेन एक तरफ है और जर्मनी एक तरफ है। फिर बहुत सारी कंट्रीज हैं, फ्रांस इनके साथ है, यूएस इनके साथ आ जाएगा, यूएसएसआर इनके साथ आ जाएगा, जर्मनी के साथ फिर इटली आ जाएगा, जापान इनके साथ होगा। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जो है डिवाइड हो जाती है। लेकिन जिस तरफ ब्रिटेन गया, और इंडिया में उसमें ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन ने इंडिया का नाम भी यहां पे रख दिया कि ब्रिटेन एंड इट्स कॉलोनीज, कि जहां जहां ब्रिटेन का राज है वो भी जर्मनी के साथ युद्ध में है। भारत को भी युद्ध में उतार दिया। लेकिन भारतीयों ने जब इस पे विरोध किया कि जब हम खुद ही आजाद नहीं हैं, तो हम एक युद्ध में, एक वर्ल्ड वॉर में कैसे शामिल हो सकते हैं। अंग्रेजों को जब इंडियंस की सपोर्ट की जरूरत थी, यानी कि मैन की, हमारे जो जवान थे सेना में भर्ती करवाने थे, मोरल सपोर्ट भारत से चाहिए थी, फाइनेंशियल चैरिटी, चंदा यहाँ से बहुत ज्यादा चाहिए था, तो अंग्रेजों ने हमें एक प्रस्ताव दिया, और उस प्रस्ताव का नाम था ऑगस्ट ऑफर। देखो, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, इसलिए मैं एक एक लाइन में बताता चलूंगा, क्योंकि फिर इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब ये टॉपिक्स आएंगे डिटेल में। अभी काम की बात इतनी है कि 1940 में उन्होंने हमें एक ऑफर दिया, अगस्त ऑफर। इसमें इतना सा था कि भारतीयों के लिए एक प्रस्ताव था कि अगर हम इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे देते हैं, यानी कि हमारे जो राजनेता थे अगर ऑफिशियली वो बोल देते कि हम इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ हैं, तो फिर पूरा देश जो है वो अंग्रेजों के साथ हो जाना था। अंग्रेजों के साथ होने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मैन एंड मटेरियल, मतलब यहां से चैरिटी वगैरह भी जानी थी, और बहुत सारे जवान भी सेना में भर्ती होने थे। तो अगस्त ऑफर अंग्रेजों ने हमें दिया कि अगर आप हमारा साथ देते हैं, तो बदले में युद्ध के बाद हम आपको
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे। लेकिन इंडियंस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो ये ऑफर तो फेल हो गया। लेकिन काम की बात ये थी कि पहली बार इस ऑफर में अंग्रेजों ने बात कही कि हम आपको संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे युद्ध खत्म होने के बाद। हालांकि इंडियंस ने इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। इंडियंस ने कहा कि क्या गारंटी है कि युद्ध के बाद आप हमें संविधान सभा बना के दें या नहीं दें। तो इंडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फायदेमंद बात यह है कि एटलीस्ट मजबूरी में ही सही अंग्रेजों ने पहली बार एक्सेप्ट किया था कि वो हमें संविधान सभा देंगे। फिर उसके बाद 1942 में जब ब्रिटेन और ज्यादा मुश्किल में पड़ गया जर्मनी के साथ युद्ध में, तो जब ब्रिटेन ज्यादा मुश्किल में पड़ गया तो उनके ऊपर दबाव आने लगा बाकी कंट्रीज से कि भारत में इस वक्त बहुत बड़ा कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रिटेन को फिर बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और मिशन हमारे पास भेजा इंडिया में, और जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। डिटेल्स इसकी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कौन आया था, कब आया था। अभी काम की बात है, क्रिप्स मिशन भारत आया स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। तो 1 मेंबर ये कमीशन था। क्रिप्स मिशन ने भी हमें सेम ऑफर दिया, और इन्होंने थोड़ा एक कदम आगे बात की। अगस्त ऑफर ने तो कहा था हम आपको संविधान सभा बना के देंगे जिसमें मोस्टली लोग इंडियन होंगे। क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम आपको संविधान सभा बना के देंगे जिसमें सारे ही लोग इंडियंस होंगे। लेकिन बात फिर वहीं अटक गई कि युद्ध खत्म होने के बाद आपको संविधान सभा बना के देंगे। इंडियंस ने कहा क्या गारंटी है कि आप युद्ध जीत जाएंगे, और युद्ध जीत जाएंगे, और अगर आप हार गए तो हारने के बाद तो आप इतने शक्तिशाली नहीं रहेंगे कि आप हमारे ऊपर रूल करें और आप हमें संविधान सभा का गठन जो है हमारे लिए संविधान सभा का गठन करके दें। इंडियंस ने इस डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। लेकिन इन दोनों में, अगस्त ऑफर में और क्रिप्स मिशन में, पहली बार संविधान सभा का जिक्र किया गया कि भारत देश के लिए संविधान सभा दी जाएगी। हालांकि दोनों मिशन फेल हो गए, दोनों ऑफर फेल हो गए। फिर 1946 में जब वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया 1945 में, उसके बाद ब्रिटेन में जो इलेक्शन हुए, तो ब्रिटेन में पहले कंजर्वेटिव पार्टी रूल करती थी। अब वहां पे आ गई लेबर पार्टी। ये लेबर पार्टी भारत के लिए इनकी सहानुभूति ज्यादा थी, और सही मायने में विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और पूरा यूरोप इतना कमजोर हो चुका था कि वो दूसरे देशों में रूल करने में सक्षम नहीं था। अब नई नई विश्व शक्तियां यानी कि ईस्ट में यूएसएसआर और वेस्ट में अमेरिका यूएसए, ये दोनों उभर के सामने आए। तो ब्रिटेन इतना शक्तिशाली नहीं रह गया कि वो अपने देश में बैठ के पूरी दुनिया में जिस तरह वो पहले हुकूमत करते थे ऐसे ही हुकूमत करे। तो सिर्फ भारत ही आजाद नहीं हुआ, बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीका की मोस्टली कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया की मोस्टली कंट्रीज, वो उस समय में आजाद होती हैं, उन 4-5 सालों में आजाद होती हैं। 1946 में हमारे देश में एक मिशन भेजा गया जिसमें 3 सदस्य थे। हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कौन कौन सदस्य थे। 3 सदस्यों का एक मिशन भारत में भेजा गया, और इसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। तो अब हम बात करेंगे, इस कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए कहा कि ठीक है, हम आपको संविधान सभा बना के देते हैं। इसने वो शर्त नहीं रखी क्योंकि अब तो विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इन्होंने क्लियर कट बात की कि अब भारत के लिए एक संविधान सभा बना के देंगे, और वो संविधान सभा भारतीय संविधान का गठन करेगी। अब आते हैं टू द पॉइंट, कैबिनेट मिशन प्लान में। इस कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कहा, देखिए। कैबिनेट मिशन प्लान ने सबसे पहले बात की कि मेंबर्स कितने होंगे। इसमें बहुत सारे प्रोविजन है कैबिनेट मिशन में, वो हम हिस्ट्री में समझेंगे। ग्रुपिंग की बात हुई, स्टेट की, फेडरेशन की, बहुत सारे प्रोविजन है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक पॉलिटी है, ना कि हिस्ट्री, तो हम सिर्फ पॉलिटी वाले पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत देश में 389 इतने सदस्य संविधान सभा में होंगे। ये जो 389 टोटल मेंबर होंगे, उसमें इन्होंने कहा कि 296 ये जो मेंबर्स हैं ये आएंगे राज्यों से, यानी कि प्रोविंसेस से। और इसके अलावा जो 93 मेंबर्स हैं ये आएंगे प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट्स, इसको भी समझेंगे हम विस्तार से कि इसका क्या मतलब है। ये जो प्रोविंसेस से आएंगे, इसके लिए बोला कि अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो राज्यों से आएंगे वो आएंगे अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से। और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे यानी कि रियासतें, हिंदी में प्रिंसली स्टेट का मतलब है रियासतें, जो रियासतों से आएंगे वो आएंगे नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड सीधे नामांकन उनका होगा, और सीधे वो संविधान सभा में आएंगे। अब इसको समझते हैं, देखिए। टोटल 389 मेंबर, 296 होंगे प्रोविंसेस से, वो आएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन से। अभी समझाऊंगा कैसे होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जो रियासतें हैं उनसे आएंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब ये जो प्रोविंसेस हैं ये भी कैसे आएंगे, इसको दो में तोड़ा।
जो 292 लोग हैं, 292 जो मेंबर्स हैं, वो आएंगे 11 प्रोविंसेस से, 11 रियासतों से, मतलब 11 राज्यों से। और जो 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर्स, वो आएंगे फ्रॉम 4 प्रोविंसेस, 4 राज्य अलग से, जैसे दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और कुर्ग। ये 4 राज्य बोले, मतलब उस समय के हिसाब से प्रोविंसेस। देखो अंतर ये था कि ये जो प्रोविंसेस हैं, ये बड़ी प्रोविंसेस हैं, बड़ी प्रोविंसेस हैं। यहाँ पे जो है, ये गवर्नर मेनली, हेड जो है, जैसे आज हिमाचल एक राज्य है, तो यहाँ का हेड गवर्नर है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो अंडमान निकोबार है, या इसके अलावा जो पुडुचेरी है या दिल्ली है, ये सब राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरीज है। तो वहां पे होता है एलजी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहां पे होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसी तरह ये जो 4 मेंबर आएंगे, ये 4 उन रियासतों से आएंगे जिनका हेड जो है, या तो वो चीफ कमिश्नर होगा, या तो वो एलजी होगा, यानी कि गवर्नर नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो ये 292 आएंगे, वो उन 11 प्रोविंसेस से आएंगे जिनका हेड जो है, वहां पे गवर्नर रहेगा। अब देखो, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, भारत में बहुत ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी। 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी। आजादी के बाद भारत में 552 प्रिंसली स्टेट्स रह गई थी। ओवरऑल पहले 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी। ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा हम अलग से समझते हैं। देखिए, उस समय का जो भारत का नक्शा है, उस समय का जो भारत का नक्शा है कुछ इस तरह से है, मतलब आज का बांग्लादेश भी है और आज का पाकिस्तान भी भारत में है। जैसे आज भारत में राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, पंजाब है, गुजरात, हिमाचल, बड़े या छोटे, जो 28 राज्य भारत में हैं, उसमें ऐसे राज्य 11 थे, बड़े बड़े राज्य, जिनमें जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा भी थी, और उनका हेड गवर्नर भी होगा। लेकिन इन 11 रियासतों के अलावा 4 मैंने आपको बता दिया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस या जो एलजी प्रोविंसेस होती हैं वो थी। बीच में छुटपुट एरियाज बहुत ज्यादा, जिनको हम बोलते हैं रियासतें। जैसे अगर मैं हिमाचल प्रदेश की ही बात कर लूं, तो हिमाचल प्रदेश में चंबा रियासत, मंडी रियासत, सुकेत रियासत, कुल्लू रियासत, सिरमौर रियासत, और शिमला हिल स्टेट में तो बहुत सारी थी। जैसे ठियोग है, या सोलन में देखें तो बागल है, बगात है, इसके अलावा जो है सुन्नी वाला एरिया है। ऐसे बहुत सारी रियासतें तो हिमाचल के इस शिमला क्षेत्र में भी होती थी। 30 के आसपास तो रियासतें हिमाचल में ही थी, जिनसे मिलकर अल्टीमेटली उसमें 1971 में, मतलब 1948 में हिमाचल प्रदेश बना था। तो 30 रियासतें तो वही थी। ऐसे पूरे भारत में लगभग 565 रियासतें थी। और अंतर ये होता है कि जो प्रोविंसेस हैं, जो राज्य हैं, उन राज्यों में हेड होता था गवर्नर, और एक विधानसभा भी होती थी। तो विधानसभा कानून बनाती थी, गवर्नर उस पे साइन करता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो रियासतें होती थी, इस रियासतों का मुखिया होता था किंग, यानी कि जो हमारे राजा महाराजा होते थे, राजा, किंग है, प्रिंस है, क्वीन है, वो सब यहाँ पे हेड होते थे, जिसको मोनार्की कहते हैं। तो इन रियासतों से, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको यहां बताया कि संविधान सभा में 389 टोटल मेंबर आने हैं, जिसमें 296 आने हैं राज्यों से, और 93 आने थे रियासतों से। तो रियासतों से जो आएंगे, वो आएंगे नॉमिनेटेड, क्योंकि रियासतों में राजा महाराजा डिसाइड करेगा कि उनकी रियासत से कौन बंदा वहां जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल रियासतें तो 565 है, लेकिन रियासतों से लोग आने हैं कुल 93। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो छोटी छोटी रियासतें, अगर मैं हिमाचल की इन 30 रियासतों की बात करूं, इन 30 रियासतों से एक ही गए थे, वो आई एस परमार। तो जो छोटी छोटी रियासतें हैं, बहुत सारी रियासतें मिलके एक सदस्य को संविधान सभा में भेजेंगी। कोई बड़ी रियासत है, मान लो ट्रेवनकोर है, बड़ौदा है, ऐसी कोई बड़ी रियासत है, भोपाल रियासत है, तो वहां से एक अकेला व्यक्ति भी आएगा, अगर वो बड़ी रियासत है। छोटी रियासतें हैं तो बहुत सारी रियासतें मिलके एक व्यक्ति अपनी तरफ से भेजेंगी, इसीलिए 565 जो टोटल प्रिंसली स्टेट्स थी, बाद में भारत में 552 रह गई, 552 रह गई, इनमें से टोटल 93 मेंबर प्रपोज हुए, इतने आने हैं। तो ध्यान रहे, रियासतों से जो लोग आएंगे, वहां चुनाव नहीं होगा, वहां सीधा नॉमिनेशन होगा। राजा जिसका नाम ले लेगा, वो बंदा आगे संविधान सभा में रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो प्रोविंसेस हैं, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहां पे प्रॉपर चुनाव होगा। लेकिन जो चुनाव होगा, वो अलग कैसे है, क्योंकि हमने लिखा है अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो देखिए, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होना था, ये क्या चीज है, 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं इसको।
इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो प्रोसेस है, देखिए जनरली जो इलेक्शन होते हैं, जैसे आपने अगर विधानसभा के लिए या पार्लियामेंट के लिए आपने अगर कभी किसी वोटिंग में अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा, या पंचायती राज में, म्युनिसिपैलिटी में जो भी चुनाव होते हैं, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा तो वो तो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि स्वाभाविक है, जहां पे जनता पार्टिसिपेट करेगी उसको हम कहेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन जहां पे जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगी उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको लेके समझा रहा हूं आज के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आज हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, उसमें दो हाउसेज होते हैं। जो पार्लियामेंट है हिंदी में जिसको संसद कहेंगे, संसद के दो हाउसेज होते हैं, एक ऊपरी सदन, एक निम्न सदन। ऊपरी सदन यानी कि अपर हाउस, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा डिटेल में करेंगे आगे। और जो लोअर हाउस है उसको हम कहते हैं लोकसभा। निम्न सदन को कहेंगे लोकसभा। देखिए, जो लोकसभा है उसमें आज की डेट में 543 लोग हैं। पहले 545 हुआ करते थे। अभी 2 साल पहले दो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, अब 543 लोग हैं। राज्यसभा में लगभग 245 लोग हैं। इन 245 में 12 सदस्य तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से नॉमिनेट करता है। उनको काउंट ना करें तो 233 सदस्य राज्यसभा में ऐसे हैं जो इलेक्टेड हैं, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, आज भी होते हैं। और ये जो लोकसभा में 543 लोग हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हिमाचल प्रदेश से देख लीजिए कि मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा सिंह है, हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग ठाकुर है। तो जैसे जो लोकसभा के चुनाव होंगे, पूरे देश को ऐसे बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्युएंसी में तोड़ दिया जाएगा, 543 कॉन्स्टिट्युएंसी में। जैसे हिमाचल में कांगड़ा है, मंडी है, और इसके अलावा शिमला कॉन्स्टिट्युएंसी है और हमीरपुर कॉन्स्टिट्युएंसी है। हिमाचल छोटा राज्य है तो 4 ही लोकसभा की कॉन्स्टिट्युएंसी बनती है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो वहां पे 80 लोकसभा की 80 कॉन्स्टिट्युएंसी बन जाती है। तो डिपेंड करेगा कितना बड़ा स्टेट है। इसके अलावा सिक्किम है, गोवा है, वहां से एक ही व्यक्ति चुन के आता है पूरे लोकसभा के लिए। यानी कि जो लोकसभा के चुनाव आज की डेट में है, वहां जनता, वहां पीपल, यानी कि जब 2019 में चुनाव हुए थे और अब 2024 में चुनाव होंगे, उसमें देश का अवाम, देश की जनता जो 18 साल से ऊपर है और जिनके पास अपना वोटिंग आईडी कार्ड है, वो इसमें वोटर आईडी कार्ड है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जहां जनता खुद वोट डाल के अपना प्रतिनिधि चुने। जैसे हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने अनुराग ठाकुर को चुना है, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने प्रतिभा सिंह को चुना है, वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने नरेंद्र मोदी को चुना है। तो जब लोग सीधे वोट डाल के अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन ये उस समय नहीं हुआ, क्योंकि ये 1946 की बात है, जब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। उसमें ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, उसमें आए इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो वो क्या होते हैं। आज राज्यसभा में देखो लोग कैसे चुने जाते हैं। हिमाचल से 4 लोग लोकसभा में गए हैं और 3 लोग जो हैं वो राज्यसभा में गए हैं। देखो कैसे गए होंगे। हिमाचल की अपनी विधानसभा है, हिमाचल की अपनी विधानसभा है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली में है 68 पीपल, 68 लोग। अभी अभी चुनाव हुए थोड़े दिन पहले तो लोग चुन के गए। हिमाचल की जो जनता है, जो हिमाचल के लोग हैं, वो सारे वोट देते हैं और इन 68 लोगों को चुन के हिमाचल की विधानसभा में भेजते हैं। एक बार ये 68 पीपल हिमाचल की विधानसभा में चले गए, ये 68 आगे वोट डालेंगे और ये 3 लोगों को हिमाचल से राज्यसभा में भेजेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगभग 403 के आसपास लोगों को भेजते हैं। और 403 लोग आगे लगभग 30-32 लोगों को राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से भेजते हैं। डिपेंड करता है कि देश, वो राज्य कितना बड़ा है, वहां की जनसंख्या कितनी है, और उसके हिसाब से वहां से लोग आते हैं। हिमाचल एक छोटा राज्य है, हमारे यहाँ 68 पीपल है हमारी विधानसभा में, तो उसके हिसाब से 3 लोग जो है वो राज्यसभा में यहां से जाते हैं। तो देखो, राज्यसभा में जो 3 लोग गए, उनको जनता ने वोट नहीं किया। जनता ने वोट किया अपनी विधानसभा के 68 लोगों को। इन 68 ने आगे 3 लोगों को जिता के राज्यसभा में भेजा। इस चुनाव को बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी कि जहां जनता सीधे प्रतिनिधि को नहीं चुनती है, जनता पहले किसी को चुनेगी, वो आगे किसी को चुनेंगे। सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब देखो, आपको ये क्लियर हो गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है और डायरेक्ट इलेक्शन क्या है। अब हम आते हैं उसी टॉपिक पे वापस। जो संविधान सभा में सदस्य थे, मैंने आपको कहे कि 389 जो है उसमें टोटल मेंबर्स रहेंगे।
और 296 आएंगे राज्यों से और 93 आएंगे रियासतों से। रियासतों से आएंगे नॉमिनेटेड, यानी कि राजा महाराजा सीधे नाम चुन के बोल देंगे कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये कानून का एक्सपर्ट है, इसको लॉ के बारे में जानकारी है, ये बंदा हमारी तरफ से जो है ये संविधान सभा में जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो जो प्रोविंसेस हैं, जो राज्य थे, तो 11 राज्य ऐसे थे जिनसे 292 लोग आएंगे और 4 राज्य ऐसे थे जिनसे 4 मेंबर आएंगे, मतलब 1 ईच। वो मैंने आपको बता दिया, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्द। तो टोटल हो गए 296। अंतर याद रखना है, इनसे आएंगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड और इनसे आएंगे नॉमिनेटेड। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो हमारे भारत देश की जो संविधान सभा थी उसका नेचर क्या था। उसका नेचर ऑप्शन में आपको मिलेगा कि फुली इलेक्टेड, फुली नॉमिनेटेड, या पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड, या नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन रहेगा पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, मतलब आधे लोग चुन के भेजे, आधे लोग नॉमिनेट करके भेजे, और जो चुन के भेजे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए वो आए थे। तो आपको ये याद रखना है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे आधे, कुछ जो थे वो नॉमिनेटेड थे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नेचर हो गया पार्टली इलेक्टेड प्लस पार्टली नॉमिनेटेड। तो ये तो हो गया मेंबर्स के बारे में। अब बात करते हैं आगे। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि इतने लोग आने चाहिए, तो फिर उनके बारे में जो है फिर इलेक्शंस भी होंगे। अब आप खुद समझो कि 1 मिनट के लिए इस तरह से एक सीक्वेंस में हम समझते हैं कि ये भारत देश की संविधान सभा है और देश में कुछ लोग राज्यों से भी जाने हैं और कुछ लोग जो हैं वो रियासतों से भी जाने हैं। तो रियासतों से तो जाने थे 293, लेकिन जो राज्यों से जाने थे 296, वो कैसे आएंगे। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि आज राज्यसभा में जो हिमाचल से 3 लोग जाते हैं वो कैसे जाते हैं। उसके लिए हमें अपनी विधानसभा का गठन करना जरूरी है। विधानसभा में पहले भारत हिमाचल की जनता 68 लोगों को भेजेगी, वो आगे 3 लोगों को भेजेंगे। उसी तरह उसमें जितने भारत में राज्य थे, जो 11 बड़े बड़े राज्य हैं और 4 छोटी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, उन राज्यों में पहले चुनाव करवाने पड़ेंगे, मतलब उनकी विधानसभा का गठन करवाना पड़ेगा। तो जो बहुत पहले से था, लेकिन फ्रेशली जो है वो इलेक्शन वहां पे होने थे। तो पहले उस साल के जून जुलाई अगस्त में उन राज्यों के चुनाव हुए। एक बार राज्यों के लिए चुनाव हो गए तो राज्यों में जब लोग चुन के आ जाएंगे, वो आगे संविधान सभा में अपनी तरफ से लोग भेजेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये बहुत बड़ा राज्य उसमें भी था, आज भी है, तो वहां से ज्यादा लोग आएंगे। मद्रास उसके मुकाबले थोड़ा छोटा था, तो मद्रास से कम लोग आएंगे। फिर उसके बाद पंजाब है मान लो, तो पंजाब से और कम लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि 11 राज्यों से बराबर लोग आए थे, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहां से कितने आए थे। बस उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको उसमें बोलते थे 1950 से पहले, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से सबसे ज्यादा लोग जो है हमारी संविधान सभा में आए थे, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंसेस की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा थी। अब ये लोग जो है संविधान सभा में आ गए इनडायरेक्ट इलेक्शन से। लेकिन इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपको कुछ चीजें समझनी है कि वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ वो कैसे होता है। देखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए कुछ दो चार चीजें यहां पे अलग हैं, कुछ नियम यहां पे हैं जो कि आपको समझने हैं। और वो दो चार जो नियम है, देखो वो क्या थे, मतलब जो चुनाव हुए उसमें वो कैसे हुए। 2-3 टर्म्स में आपको समझाऊंगा, एग्जाम के लिए आपने याद रखनी है। देखो, एक टर्म ये है कि वोटिंग जो हुई वो हुई प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन पॉपुलेशन के सामने एक व्यक्ति जाएगा। इस तरह से लोग भेजे गए। 1 मिलियन, अगर किसी राज्य की 10 लाख पॉपुलेशन या मान लो 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के लिए एक व्यक्ति भेजना है। और उस राज्य की अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है कि 10% भेजेंगे, क्योंकि 10 लाख के लिए एक है तो 1 करोड़ के लिए 10% हो जाएंगे। तो ये प्रपोर्शन आपने याद रखना है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों के लिए एक व्यक्ति संविधान सभा में उनको रिप्रेजेंट करेगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, जो चुनाव हुए उसमें अलग अलग कम्युनिटीज के लोग चुन के आते हैं, यानी कि डिवीजन हुआ 3 में, जनरल, मुस्लिम और सिख। देखो कैसे डिवीजन हुआ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये उत्तर प्रदेश है, मान लो ये उत्तर प्रदेश है,
और सपोज करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है 50 मिलियन पॉपुलेशन है, ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि 50 मिलियन उस जमाने में पॉपुलेशन है और 1 मिलियन से एक व्यक्ति आएगा, तो मान लो कि उत्तर प्रदेश से आने हैं 50 व्यक्ति। अगर उत्तर प्रदेश में मान लो कि 10 मिलियन, मान लो उत्तर प्रदेश में 10 मिलियन लोग मुस्लिम हैं, 5 मिलियन लोग सिख हैं, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, और उसके अलावा जो 35 मिलियन बच गए वो जनरल है। जनरल का मतलब यहां पे है मुस्लिम और सिख के अलावा जो बचे वो सब जनरल में आ जाएंगे, चाहे वो क्रिश्चियन होंगे, वो एंग्लो इंडियन होंगे, वो बुद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, हिंदूज होंगे, सारे जनरल में आ जाएंगे। तो मुस्लिम, सिख और जनरल। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो उत्तर प्रदेश में 50 मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब 50 लोग संविधान सभा में जाएंगे। अगर 10 मिलियन मुस्लिम है तो उनको सीटें दी जाएंगी 10। 5 मिलियन सिख हैं तो सीटें मिलेंगी मुस्लिम को, उनको सिखों को 5। और अगर 35 मिलियन जनरल हैं तो उनको सीटें मिलेंगी 35। तो जितनी पॉपुलेशन है उतनी सीटें उनको मिलेंगी। इस सिस्टम को बोलते हैं प्रोपोर्शनल, अनुपातिक चुनाव। तो जितनी जिसकी जनसंख्या होगी उसको उतनी सीटें मिलेंगी। तो अगर उत्तर प्रदेश में 10 मिलियन मुस्लिम होंगे, 1 मिलियन के लिए एक सीट, मतलब 10 सीटें मुसलमानों के लिए मिलेंगी। अगर 5 मिलियन सिख हैं तो 5 सीटें सिखों के लिए मिलेंगी, और जनरल के लिए 35 बच गए तो फिर 35 सीटें उन्हें मिलेगी। इस तरह ये मिला के हो गई 50 सीट्स, 50 सीट्स। तो पूरा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, कीवर्ड आपने समझना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। जनरल, मुस्लिम और सिख, तीन में कम्युनिटीज को डिवाइड किया गया। बहुत सारे लोग संविधान सभा में चुन के आए, अलग अलग कम्युनिटी के, और महिलाएं भी थी। हालांकि महिलाओं को अलग से चुनाव नहीं हुए, पर इन सब में महिलाएं भी थी। तो टोटल भारतीय संविधान सभा में, उसमें जब संविधान सभा चुन के आई, देयर वर 15 विमेन। 15 महिलाएं हमारी संविधान सभा में चुन के आती हैं। 15 वुमेन जो है वो आपने याद रखना है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन यूजली आ जाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया प्रोपोर्शनल इलेक्शन, और साथ में मैंने आपको की टर्म समझा दी, इनडायरेक्ट इलेक्शन समझा दिया, प्रोपोर्शनल इलेक्शन आपको समझा दिया। और वोटिंग होती है जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त 1946 को वोटिंग हुई, उसके बाद नतीजे आए, और फिर फाइनली जो पहली मीटिंग होगी संविधान सभा की, वो पहली मीटिंग होगी 9 दिसंबर 1946 को। अब बात करते हैं कि जो पहली मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ, और उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और उसमें क्या क्या प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा में रखे जाएंगे। अब तक जो हमने पढ़ा, थोड़ा स्पीड ज्यादा इसलिए है क्योंकि अभी मेन जो टॉपिक्स हैं वो आगे आने हैं। तो देखिए, हमने समझा कि संविधान सभा कैसे अस्तित्व में आई। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा संविधान सभा। संविधान सभा के लिए सबसे पहले डिमांड रखी एम एन रॉय ने 1934 में। उसके बाद कांग्रेस ने भी 1935 में डिमांड रखी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी 1938 के आसपास डिमांड रखी। फिर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया और भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो अंग्रेजों ने 1940 में हमें एक प्रस्ताव दिया जिसका नाम था अगस्त ऑफर। यानी कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देते विश्व युद्ध दूसरे में, तो अंग्रेज बदले में हमें युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा बना के देते। भारतीयों ने इसका खंडन किया, ये ऑफर फेल हो गया। फिर 1942 में उन्होंने फिर से हमें एक ऑफर दिया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। इंडियंस ने उसका भी विरोध किया तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। फाइनली विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटिश वाला जो ग्रुप था वो जीत जाएगा, जर्मनी वाला ग्रुप हार जाएगा। और उसके बाद वहां पे चुनाव हुए। उस चुनाव में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है और वहां पे लेबर पार्टी जीत जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि लेबर पार्टी की शुरू से सहानुभूति थी कि भारत की आजादी जो है वो उनको मिले और दूसरे देशों में ज्यादा कब्जा ना हो। और अब अंग्रेज इतना शक्तिशाली भी नहीं रह गया था कि दूसरे दुनिया में या दूसरे देशों में वो कब्जा करे। और भारत में जो आंदोलन था वो भी बहुत उग्र होता जा रहा था। इंडियन नेवी और जगह जगह जो है वहां पे स्ट्राइक्स हो रही थी। उससे पहले आजाद हिंद फौज वाला किस्सा था। तो अंग्रेज अब इतने शक्तिशाली नहीं थे कि भारतीयों का वो दमन करते। तो अल्टीमेटली जो है अंग्रेजों ने हमें एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य थे। उस कैबिनेट मिशन ने बहुत सारी अनुशंसाएं दी, बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन काम की बात ये थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बना के देंगे जिसमें टोटल 389 मेंबर्स होंगे। 296 आएंगे प्रोविंसेस से और 93 आएंगे प्रिंसली स्टेट से। जो प्रोविंसेस से आएंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। और इस तरह से जो है फिर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। और तरीका मैंने आपको समझा दिया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, साथ में इनडायरेक्ट इलेक्शन है। देखो, अब कुछ और इसके बीच में जो डेवलपमेंट हुई, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है। तो जब कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी डिमांड्स, अपनी रिकमेंडेशन दी,
तो मुस्लिम लीग पहले मान गई, लेकिन जब चुनाव हुए और चुनाव में मुस्लिम लीग की सीटें कम आई, तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि संविधान सभा में ज्यादा सीटें तो नॉन मुस्लिम्स की हैं और मुस्लिम्स की कंपैरेटिवली कम सीटें हैं, तो उनकी जो सीट्स हैं वो कम हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि संविधान में किसी भी बात पे जब बहस होगी तो मुस्लिम संख्या में कम है संविधान सभा में, तो इजिली उनको आउट वोट कर दिया जाएगा। तो जिन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया जताई और लास्ट मोमेंट पे जिन्ना ने संविधान सभा में आने से इनकार कर दिया। और उसमें मतलब जो जिन्ना ने इनकार कर दिया का मतलब है कि जो मुस्लिम लीग है उसके जो जो प्रतिनिधि चुने गए थे, तो उन प्रतिनिधियों ने मना कर दिया, मतलब जिन्ना ने उनको ऑर्डर दिया और उन्होंने मना किया कि मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा में नहीं आएगी। तो टोटल 389 मेंबर ये तो बोले थे कि संविधान सभा में आएंगे, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इन्होंने इसका बाइकआउट किया। और जब पहली मीटिंग हुई उसमें कम लोग आए थे, 211 211 के आसपास जो लोग हैं वो पहली मीटिंग को शामिल हुए, पहली मीटिंग में शामिल हुए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मीटिंग थी इट वॉज बाइकॉटेड। पहली मीटिंग का विरोध किया गया दो दो ग्रुप्स के द्वारा। एक मुस्लिम लीग ने विरोध किया, कारण मैंने आपको समझा दिया कि क्यों विरोध किया। दूसरा विरोध किया भारत के प्रिंसली स्टेट्स ने। अब देखो प्रिंसली स्टेट्स क्यों विरोध करेंगे, एक राजा महाराजा जिनकी अपनी रियासत है, वो वहां पे जो है राजशाही जीवन उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको लोकतंत्र में आने से क्या फायदा होगा। लोकतंत्र में आने से जनता के पास ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी और राजा की शक्तियां जो है वो कम हो जाएंगी। तो राजा महाराजा कभी भी नहीं चाहते थे कि भारतीय लोकतंत्र में वो शामिल हो। कुछ को छोड़ के मोस्टली जो है वो नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र में आए, क्योंकि उनका अपना राजकाज, उनका अपना एक जीवन था, अपना एक लाइफस्टाइल था, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो भारतीय लोकतंत्र में शामिल हो। तो अल्टीमेटली प्रिंसली स्टेट्स ने भी बाइकआउट किया और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने भी बाइकआउट किया। तो परिणाम ये रहा कि जब पहली मीटिंग हुई उसमें सिर्फ 211 लोग जो हैं, 211 पीपल, ये संविधान सभा में शामिल हुए। तो यहां तक हमने समझा संविधान सभा के बारे में, एकदम शुरुआती कैसे कैसे चुनाव हुए और कितने लोग आए और पहली मीटिंग में जो है कितने लोग शामिल थे। 15 महिलाएं भी थी, ये आपने याद रखना है, और हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे, क्योंकि सिख और मुस्लिम तो थे ही। जो जनरल टर्म हमने इसमें लिखी उसमें बाकी सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं, तो लगभग सबको इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला था। तो देखिए जो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई और संविधान सभा में आके 211 लोग बैठ गए। अब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी, एक प्रेसिडेंट भी चाहिए था जो आगे जाके बैठे, जो सभा की अध्यक्षता करे और जो उसका प्रेसिडेंट बने। लेकिन प्रेसिडेंट तब बनना था जब ये लोग वोट करते, लेकिन वोट तब करते जब वो आके सदन में शपथ लेते। तो फिर एक टेम्पररी चेयरमैन बनाने की आवश्यकता थी। तो उसमें 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा एक बहुत जाने माने दिग्गज थे, और बहुत पहले 1921 के आसपास भी उसमें जो हमारे देश में एक पार्लियामेंट बनी थी 1921 में, उसमें भी वो उसके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। हालांकि वो पार्लियामेंट गवर्नर की लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन पहले भी ये अंग्रेजों के समय में प्रतिनिधि रह चुके थे। तो सबसे सीनियर मेंबर ये सदन में थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रांस की ये प्रैक्टिस होती है, इट इज अ फ्रेंच प्रैक्टिस। तो फ्रांस में क्या होता है कि जो सबसे सीनियर होता है उसको सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया गया और सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे सीनियर थे, जो दिग्गज थे, वेटरन थे, अनुभवी थे, उनको संविधान सभा का अस्थाई जो है अध्यक्ष बनाया गया। अस्थाई अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी उसके प्रेसिडेंट बनाए गए। तो 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग संविधान सभा की हुई, 211 सदस्य इसमें शामिल थे, और फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको सभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वोटिंग नहीं हुई, जनरली सर्वसहमति से सत्येंद्र सिन्हा को यहाँ पे चुन लिया गया। 2 दिन तक यही यहाँ पे इस पे चेयरमैन बने रहे, प्रेसिडेंट बने रहे, और 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 को फिर प्रॉपर चुनाव हुए, और उस चुनाव में सबने मिलजुल के राजेंद्र प्रसाद, बिहार से संबंध रखते थे, जाने माने दिग्गज हैं ये भी, चंपारण सत्याग्रह जब आप इतिहास में पढ़ेंगे वहां पे भी इनका किरदार था, और बहुत सारे आंदोलन थे जिसमें जो है राजेंद्र प्रसाद शामिल रहे, और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे। और
इकलौते ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने दो में पूरे पूरे दो कार्यकाल पूरे किए हैं, यानी कि मतलब 19 जब वो 51 52 में चुनाव हुए उसके बाद भी, और फिर सेकंड टर्म में भी। तो दो कार्यकाल में जो है ये दो टाइम चुने गए भारत के राष्ट्रपति थे। हालांकि इसके बाद जितने भी राष्ट्रपति आए वो सिर्फ अपने 21 मई के लिए आए, यानी कि 5 साल के लिए आए। तो देखो ये राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं 11 दिसंबर 1946 को। फिर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष रहेंगे और इन्हीं को ही 24 जनवरी 1950 संविधान पूरी तरह से लागू होने से 2 दिन पहले राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। प्रेसिडेंट बनाया गया क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उसके बाद इन्हें ही प्रेसिडेंट बना दिया गया था पहले। तो 11 दिसंबर 1946 डेट याद रखनी है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया है आपने देखना है। अगर आया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट तो सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट तब भी सच्चिदानंद सिन्हा, या फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट तो फिर राजेंद्र प्रसाद। और विद डेट जो है ये आपको दोनों जो घटनाक्रम है उनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद चुने गए और राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये 24 जनवरी 1950 तक जो है ये भारतीय जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष रहे, और उसके बाद इन्हें भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये हुआ फर्स्ट मीटिंग के बारे में। तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग, उसके बाद 11 को बदलाव आया, जो मैंने आपको समझाया कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो सभा के सभापति बने, वो अध्यक्ष बने। इसके बाद नेक्स्ट जो लैंडमार्क इवेंट है ये आपको मैंने क्लियर कर दिया 11 दिसंबर वाला। नेक्स्ट जो लैंडमार्क इवेंट है वो है 13 दिसंबर 1946, यानी कि 9 को सभा मिली, 11 को राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट इसके प्रेसिडेंट बनाए गए, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हिंदी में उसको बोलेंगे उद्देशिका, उद्देशिका इसको रखा गया। तो ये जो उद्देशिका इसको संविधान सभा में रखा गया, इसको रखा जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ड्राफ्ट, ड्राफ्ट हम बोल सकते हैं, या ड्राफ्ट या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, संविधान की उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान सभा में रखा। 1 मिनट के लिए समझ लो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है। देखिए अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे बचपन में आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी 11th 12th में, अगर साइंस स्टूडेंट रहे होंगे, या उससे पहले 9 10th में भी बनाई होगी। तो जब भी प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे और कोई भी प्रैक्टिकल शुरू करते थे तो सबसे पहले लिखा जाता था एम, एम या ऑब्जेक्टिव, कि इस प्रैक्टिकल का हमारा उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या है, इस प्रैक्टिकल में हमने क्या करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव पहले लिखा जाता था। उसी तरह इस संविधान सभा ने अगले 2 3 साल काम करना है, एक ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए कि किस ढांचे में रह के, किस जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके आसपास रह के काम करना है। मतलब एक मोटी मोटी रूपरेखा हमारे पास होनी चाहिए कि अगर भारत का संविधान बनने जा रहा है तो भारत एक सेकुलर देश होगा, या एक सेक्टेरियन या एक थियोलॉजिकल नेशन होगा, एक धार्मिक देश होगा या एक पंथ निरपेक्ष देश होगा। भारत में लोकतंत्र रहेगा, डेमोक्रेसी भारत में रहेगी, या भारत एक डिक्टेटरशिप रहेगा। तो ऐसी मेन मेन चीजें जो हैं ये एक 2 3 पन्नों में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई और इनको संविधान सभा में रखा गया कि अगले 2 3 साल हम इन्हीं पॉइंट्स के आसपास रह के बात करेंगे कि ये हमारा उद्देश्य होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होगा, जिसके आधार पर रह के हम अपने पूरे संविधान का गठन करेंगे। जैसे एक किताब में सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है, उसी तरह यहां पे जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया। काम की बात यह है कि क्या आज हमारे संविधान में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो नहीं है, ये तो 2 3 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट था, पर इसकी मॉडिफाइड फॉर्म, इसका बहुत ही संक्षिप्त रूप आज भारतीय संविधान में है। जब संविधान शुरू होता है उससे पहले संविधान में है प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। तो जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड जो है वो वर्जन है। अंतर यह है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 2 3 पन्नों का डॉक्यूमेंट था, आज जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये मुश्किल से 7 8 लाइंस का जो है एक डॉक्यूमेंट है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा का गठन जब हुआ उसके शुरुआती दौर में, यानी कि 13 दिसंबर को रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और जब पूरा संविधान कंप्लीट हो गया उसका मॉडिफाइड वर्जन वो संविधान में पहले पन्ने पे चिपका दिया, और उसको बोलते हैं प्रस्तावना या प्रियम्बल। तो आपको बस इतना याद रखना है
कि इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने संविधान सभा में रखा और कब रखा। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा। और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके आसपास रह के अगले 2 ढाई साल चर्चा होगी और भारत देश का संविधान बनेगा। और बाद में इसी डॉक्यूमेंट को समरी के रूप में बहुत छोटा करके प्रियम्बल के रूप में संविधान के पहले पन्ने पे ऐड कर दिया गया। तो ये था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन which was put forward by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on 13 दिसंबर 1946। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए, अब आप खुद सोचिए कि संविधान सभा में अगर हर एक विषय में सारे मिलजुल के चर्चा करेंगे या बहस करेंगे, तब तो हो सकता है 50 साल लग जाते संविधान बनाने में। तो बहस तो उसमें हुई, लगातार जो है उस पे काम हुआ, लेकिन कुछ मामलों में डिटेल में समझने के लिए एक समूह बनाते थे, एक कमेटी बनाते थे। उस कमेटी का काम होता था कि उस पे एकदम डिटेल में रिसर्च करके लाए। जैसे मान लो एक कमेटी बना दी और उस कमेटी का नाम है कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि हमें मौलिक अधिकार क्या क्या मिलेंगे। उसके लिए एक समिति बना दी, एक कमेटी बना दी। तो वो समिति 5-6 महीने पूरा दम लगा देगी, पूरा जोर लगा देगी और संविधान सभा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट तैयार करके लाएगी। क्या क्या संविधान की हमारे लिए जो ये मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, किस देश से हमने क्या अधिकार लेना है। मतलब जैसे अमेरिका में कुछ मान लो फंडामेंटल राइट अमेरिकन सिटीजन के लिए है, तो हम उसको उसी तरह सेम राइट भारत सरकार भारतीय नागरिकों के लिए दे सकती है। तो ऐसे अलग अलग विषयों पे अलग अलग कमिटीज बनाई गई ताकि संविधान सभा का बर्डन कम हो और ये कमेटी जो है डिटेल में काम करें, डिटेल में रिसर्च करें और अपनी रिपोर्ट को संविधान सभा के समक्ष पेश करें। अब देखो, ये जो कमिटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी है ड्राफ्टिंग कमेटी। अभी समझाऊंगा आपको। बहुत सारी कमिटीज हैं, 8 मेजर कमिटीज हैं और माइनर कमिटीज तो बहुत सारी हैं। तो हमें मेनली याद रखनी है मेजर कमेटी। इस मेजर कमेटी में कमेटी का नाम और सामने उसका प्रेसिडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है तो भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष बने। तो ये लगभग 29 अगस्त, जो स्पोर्ट्स डे भी होता है हमारे देश में, 29 अगस्त 1947, यहां पे ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में इसको बोलेंगे मसौदा समिति, मसौदा समिति, और इसी को ही हम बोलते हैं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। तो मसौदा समिति और प्रारूप समिति, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। 8 मेजर कमिटीज हैं, पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। तो देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या है कि देखो, चर्चा तो सारे ही करेंगे, सारे संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो संविधान में चर्चा करेंगे, पर एक व्यक्ति ऐसा होगा, एक कमेटी ऐसी होगी जो संविधान को पूरा लिख के लाएगी, उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी। वो थे भीमराव अम्बेडकर। एग्जैक्टली क्या लाइन होनी चाहिए, क्या शब्दों का चयन होना चाहिए, उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी थी। तो इन्होंने मिलके, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर को मिला के, जो खुद इसके चेयरमैन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या प्रारूप समिति आपने याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। आपको एग्जाम के लिए याद रखना है इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था। मेनली मेजर कमेटी का याद रखना है, 8 मेजर कमेटी है, माइनर कमेटी का याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप यहां देखें, यहां पे बड़ी समितियां यानी कि जो मेजर कमिटीज हैं आप उनको देख सकते हैं। जैसे यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल, हिंदी में भी यहां पे लिखे गए हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बी आर अम्बेडकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसकी भी आगे सब कमिटीज बहुत ज्यादा हैं, सब कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, ये जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। तो ये हिंदी में भी लिखी गई हैं और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी गई हैं। तो ये 8 की 8 कमेटीज, आपको इनके सिर्फ चेयरमैन याद रखने हैं, सिर्फ चेयरमैन याद रखने हैं। और रही ड्राफ्टिंग कमेटी की बात, ये सबसे जुड़ी है, इसलिए इसके 7 के 7 सदस्य वो भी आपने याद रखने हैं। 7 मेंबर्स, चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर थे और बाकी टोटल इसमें 7 सदस्य थे। ये सदस्य आपने याद रख लेने हैं क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया।
तो 3 सदस्य यहां से दे देंगे, एक कोई अलग मेंबर दे देंगे, तो आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, तो वो यहां पे नहीं है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं है। इस तरह से आपको ओड वन आउट करने को रहेगा। तो ये 7 मेंबर आपने सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के याद रखने हैं। बाकी जो कमिटीज हैं उनके सिर्फ आपने चेयरमैन याद रखने हैं, उसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। देन अब आते हैं वापस, ये तो हो गया नेक्स्ट टॉपिक हमारा कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब बात करते हैं डुअल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए, ये डुअल रोल क्या चीज है। दोहरा जो उसका किरदार था संविधान सभा का, ये दोहरा किरदार क्या था। देखिए, संविधान सभा शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को, और मैंने आपको कहा कि 211 सदस्य इसमें आए, और किसने बाइकआउट किया, मुस्लिम लीग ने और भारत की रियासतों ने, प्रिंसली स्टेट्स ने, इन्होंने इसको बाइकआउट किया। तो जब इन्होंने इसको बाइकआउट किया और धीरे धीरे जो है ये टू नेशन थ्योरी ये उग्र होती जा रही थी, जिन्ना जो है डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड भी करेगा बाद में, तो देश में हिंसा होने लगी। अल्टीमेटली लॉर्ड माउंटबेटन मजबूर हुआ, वो हम इतिहास में पढ़ेंगे कि पार्टीशन क्यों हुआ। और अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947, इस दिन दो घटनाएं हुई। एक, भारत देश आजाद हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमें स्वाधीनता मिली, आजादी मिली। और दूसरा, देश का पार्टीशन हो गया। अब जो देश का पार्टीशन हुआ, मतलब ये वाला एरिया ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान, और ये वाला एरिया बन गया वेस्ट पाकिस्तान। आज की डेट में ये बन चुका है बांग्लादेश। उसमें ये ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान और ये बना ईस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। तो सोचो, जब पाकिस्तान भारत से अलग होगा, तो संविधान सभा में जो जो लोग इस एरिया से चुन के आए थे या नॉमिनेट होके आए थे, वो भी संविधान सभा से अलग हो गए। तो 15 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा में ओरिजिनली 398 मेंबर थे, वो संख्या घट के रह गई 299। जो 389 थे वो कम होके रह गए 299। मतलब जब 389 थे, तो 296 हमारे होते थे प्रोविंसेस से, जो आपको पहले बताया, और 93 होते थे प्रिंसली स्टेट से, रियासतों से। अब जो 299 रह गए, क्योंकि आधे लोग तो चले गए छोड़ के, वो तो पाकिस्तान वाले एरिया से थे, वो जैसे मुस्लिम लीग वगैरह या रियासतों के लोग, वो छोड़ के चले गए। अब स्ट्रेंथ रह गई 229 और 70, यानी कि 229 होंगे प्रोविंसेस से, राज्यों से, और 70 लोग होंगे प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट्स। तो टोटल हो गए 229 और 70 को मिला के 299 पीपल। अब ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी 389। वो बात अलग है कि यादव ने बाइकआउट किया था और पहले सेशन में 211 ही आए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसमें जो पटेल थे, सरदार पटेल, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, पर टोटल सैंक्शन जो स्ट्रेंथ थी वो 389 थी। लेकिन देश का पार्टीशन होते ही ये स्ट्रेंथ कम होकर रह गई 299 पीपल, और जिसमें 229 रहेंगे प्रोविंसेस से, राज्यों से, और 70 लोग रहेंगे प्रिंसली स्टेट से, यानी कि रियासतों से। तो ये संख्या कम हो गई। अब देखो, संख्या तो कम हुई, लेकिन साथ में देश आजाद भी हो चुका था भारत। और जब देश आजाद हो चुका है, तो अब सिर्फ संविधान ही नहीं बनाना है, संविधान के साथ साथ अन्य कानून भी होते हैं देश में, वो भी बनाने पड़ते हैं। क्योंकि आजादी से पहले तो हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून पे काम करते थे, लेकिन अब हमें अपने देश में अलग से कानून चाहिए। जैसे मान लो वन्य जीवन को बचाना है, उसके लिए कोई फॉरेस्ट वाला कानून चाहिए। ऐसे लोगों को, कंपनीज में काम करेंगे उनको बोनस मिलेगा तो बोनस एक्ट चाहिए। समान वेजेस महिलाओं और पुरुषों को मिलनी चाहिए, तो उसके लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट रहेगा। ऐसे बहुत सारे ऑर्डिनरी कानून देश ने बनाने थे। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं कि डुअल रोल, दोहरा किरदार संविधान सभा का रहेगा। देखो, दोहरा किरदार क्या था। संविधान सभा को संविधान तो बनाना ही था, एक किरदार तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो वो काम कर रहे थे पहले से ही। मतलब 9 दिसंबर 1946 से ये काम कर ही रहे थे, तो ये तो आगे भी काम करना था। लेकिन अब देश आजाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम डबल हो गया। मतलब संविधान तो बनाना ही है, इसके अलावा देश में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मतलब देश में सामान्य कानून भी बनाने पड़ते हैं। चाहे वो वन्य जीवन को बचाने के लिए हो, चाहे महिला और पुरुष के लिए समान वेतन हो, या ऐसे बहुत सारे कानून थे जो आज पार्लियामेंट बनाती है।
उसमें पार्लियामेंट तो थी नहीं देश में, क्योंकि पहले संविधान बनेगा, फिर संविधान लागू होगा, संविधान लागू होके उसके आधार पे चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद फिर पार्लियामेंट का गठन होगा। वो लंबी प्रक्रिया थी, पर अभी संविधान नहीं बना था, इसीलिए जो काम पार्लियामेंट ने करना था वो काम संविधान सभा को ही दे दिया गया। तो डुअल रोल, यानी कि 15 अगस्त के बाद संविधान सभा के दो काम हो गए। देखो दो काम क्या थे। लोग वही रहेंगे, लोग वही रहेंगे, काम बदल जाएगा। जैसे ये मैंने आपको बताया कि लोग घट के 389 से अब रह गए थे 229। जिस दिन ये 229 पीपल भारत देश का संविधान बनाने के लिए मिलेंगे, उस दिन इनको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उस दिन बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि उस दिन ये संविधान बनाने के लिए मिलेंगे, और उस दिन इनका अध्यक्ष हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। मतलब जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो इनके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और वाइस प्रेसिडेंट इसमें जो है वो दो लोग थे, जैसे एच सी मुखर्जी संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट थे, और वी टी कृष्णामाचारी दो वाइस प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखना, संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर को बने थे, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, और दो उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे, उप अध्यक्ष थे, एच सी मुखर्जी भी और वी टी कृष्णामाचारी। तो जिस दिन ये 299 लोग संविधान बनाने के लिए मिलेंगे, उस दिन इनको बोलेंगे संविधान सभा, और उस दिन अध्यक्ष बनेंगे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसी दिन ये संविधान बनाने के लिए नहीं मिलेंगे, वो देश का सामान्य कानून बनाने के लिए मिलेंगे। चाहे वो समान वेतन हो, चाहे वो वन्य जीवन हो, कोई भी जो आज देश में सामान्य कानून बनते हैं, जिस दिन सामान्य कानून बनाने के लिए बोले मिलेंगे, उस दिन इनको बोला जाएगा देश की लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब एक तरीके से प्रोविजनल पार्लियामेंट। अभी ऑफिशियल पार्लियामेंट तो बनी नहीं थी, तो एक टेम्पररी, यानी कि प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो जिस दिन सामान्य कानून बनाने के लिए मिलेंगे, उस दिन इनको बोला जाएगा प्रोविजनल पार्लियामेंट। होंगे वही 229 लोग, लेकिन आज मकसद अलग होगा। उस दिन मकसद संविधान सभा, मतलब संविधान बनाना था, तब इनको संविधान सभा बोलेंगे। आज मकसद देश का सामान्य कानून बनाना है, तो इनको बोलेंगे प्रोविजनल पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली। और उस दिन इनका चेयरमैन रहेगा जी वी मावलंकर। तो भारत देश के जो पहले स्पीकर बने थे वो जी वी मावलंकर ही थे। जब 1952 में जब चुनाव होके पहली फर्स्ट पार्लियामेंट देश में बनेगी, तब भी लोकसभा के स्पीकर जी वी मावलंकर ही थे। तो पहले वो जो एक प्रोविजनल पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, उसके हेड भी यही थे। देखो लोग अलग नहीं है, लोग वही है, वही 299 लोग हैं। पर जिस दिन संविधान बनाने के लिए मिलेंगे, उस दिन उनको बोल दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जिस दिन सामान्य कानून बनाने के लिए मिलेंगे, उस दिन उनको बोल दिया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं डुअल रोल, यानी कि दोहरा किरदार। इन लोगों ने, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फिर दोहरा किरदार यहां पे निभाया। दो अलग अलग टास्क जो हैं वो इनके द्वारा यहां पे परफॉर्म किए गए। तो ये था डुअल रोल। देन इसके अलावा देखिए, संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा, उनके सदस्यों के बारे में पढ़ा। अब जो फाइनल ड्राफ्ट था वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया। बाकी और डिटेल इतनी जरूरी नहीं है, मैं आपको वैसे ही एक बात बता देता हूं। जब बी आर अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम के द्वारा संविधान का ड्राफ्ट रखा गया, उसको मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, हर जगह पब्लिश किया गया। लोगों ने उसको पढ़ा और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी कि ये वाला पॉइंट अच्छा नहीं है, ये वाला पॉइंट रखो। ऐसे लोगों ने, जो उसमें के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अपने सजेशन भेजे। तो उन सजेशन को फिर शामिल किया गया, जो अच्छे सजेशन थे, फिर से ड्राफ्ट लागू किया गया। तो इस ड्राफ्ट को दो बार कंसीडर किया गया, और तीन बार इस ड्राफ्ट को रीडिंग दी गई। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। जिस दिन थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुई, संविधान सभा में जितने लोग बैठे थे, 284 के आसपास लोग उस दिन बैठे थे, उन्होंने अपने हस्ताक्षर उसमें किए, और फाइनली 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 का वो दिन, जिस दिन भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। मतलब हमारे देश का जो संविधान है, ये पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगा, इनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आएगा एग्जाम में डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन संविधान इनेक्ट हुआ और एडॉप्ट हुआ, वो तारीख है 26 नवंबर 1949। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले 5-7 सालों से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। लेकिन पूरा संविधान देश का उस दिन लागू नहीं हुआ। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट, ये डेट ऑफ एडॉप्शन आएगा तो 26 नवंबर 1949 है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हुआ
डेट ऑफ कमेंसमेंट, संविधान लागू होने की तारीख, तो वो रहेगी 2 महीने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950। तो ये ध्यान रखना है, संविधान अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949, बन के तैयार हो गया। लेकिन 2 महीने इंतजार किया, ऐसा नहीं है कि पूरे संविधान के लिए इंतजार किया। 10% संविधान, कुछ प्रोविजन, नागरिकता वाले प्रोविजन, इलेक्शन वाले प्रोविजन, कुछ प्रोविजन जो है वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए, मुश्किल से 5 से 10% प्रोविजन। बाकी जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 26 जनवरी तारीख थी, ये भारत के लिए ऐतिहासिक थी। ऐतिहासिक क्यों थी? वैसे तो हम ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसके एक रिलेशन समझ लो। भारत में एक बहुत बड़ी पार्टी जिसका गठन 1885 में हुआ, वो है आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब आईएनसी का गठन हुआ, तो आईएनसी हर साल अपने अलग अलग सदन, अपने सेशन देश के अलग अलग हिस्सों में करते थे। तो जब 1929 का 1929 का सेशन, कांग्रेस का 1929 का जो सदन हुआ, ये हुआ था लाहौर में। ओपन में हुआ था, ओपन मैदान में हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। और उसमें आईएनसी के प्रेसिडेंट, एक युवक को, एक यूथ को बनाया गया था, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे भारत का झंडा भी लहराया और एक शपथ भी ली थी। और उस शपथ में भी कहा था कि अब हमें अंग्रेजों से स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी कि पहले हम सिर्फ स्वराज की बात करते थे कि अंग्रेज हमें कुछ अधिकार दे दें पर वो रूल करते रहे। अब भारतीयों ने डिमांड कर ली पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो वो दिसंबर 1929 में ये डिमांड रखी गई और ये घोषणा की गई, इसमें दिसंबर 1929 में ये घोषणा की गई कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो फिर आने वाली जो उसमें जो 26 जनवरी 1930 आई, उसको भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश में जगह जगह भारत का झंडा लहराया गया और जो आजादी की प्लेज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको भी पढ़ा गया। तो ये 26 जनवरी भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक तारीख थी, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस, अपना पहला इंडिपेंडेंस डे जो है उसको सेलिब्रेट किया था। तो फिर जवाहरलाल नेहरू उसमें देश के प्रधानमंत्री भी बने आजादी के बाद। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बनने के बावजूद भी पूर्ण रूप से इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ध्यान रखना है, मैंने क्लियर कट आपको बताया है, डेट ऑफ एडॉप्शन और डेट ऑफ इनेक्टमेंट आएगा तो 26 नवंबर 1949 है। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस आएगा, वो भी यही तारीख है। बट डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब शुरुआत होने की तारीख, इंप्लीमेंट होने की तारीख या पूर्ण रूप से लागू होने की तारीख आएगी, तो वो है 26 जनवरी 1950। यह हमारा कंप्लीट टॉपिक हुआ। लेकिन कुछ और तथ्य, यानी कि इस संविधान सभा ने संविधान तो बनाया ही, संविधान बनाने के साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी किए। तो वो अन्य कार्य क्या थे, वो हमने मेनली इसमें समझने हैं। देखो, वो अन्य काम क्या थे? 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947 और मई 1949। इसमें क्या हुआ देखो, पहले सबसे पहले तो ये डेट है 22 जुलाई 1947। इसमें इस संविधान सभा ने, मैं आपको बता रहा हूं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अन्य कार्य, और उन्होंने क्या किया, संविधान तो बनाया ही, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, 22 जुलाई 1947 को इंडियन ट्राई कलर, भारतीय तिरंगा जो प्रेजेंट फॉर्म में है, इंडियन ट्राई कलर, भारतीय तिरंगा, इसको अपनाया गया। वो आपको पता है कि सबसे ऊपर केसरिया है, फिर सफेद है, फिर हरा है, बीच में अशोक चक्र है, और इसका रेशियो 2:3 का है। वो सारी चीजें क्लियर है। इंडियन ट्राई कलर जिसको डिजाइन किया था आंध्र प्रदेश हैदराबाद के रहने वाले पिंगाली वेंकैया ने, पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसको भारत का ऑफिशियल ट्राई कलर, भारत के तिरंगा, इसके रूप में एक्सेप्ट किया गया, भारत के नेशनल फ्लैग के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और मई 1949 में भारत ने अपनी मेंबरशिप दे दी कॉमनवेल्थ के लिए। कॉमनवेल्थ का हिंदी में मतलब है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है, जिन जिन कंट्रीज में अंग्रेजों ने रूल किया है, तो मोस्टली वो कंट्रीज में शामिल है, और उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस, यानी कि राष्ट्रमंडल। तो भारत ने अपनी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के लिए दे दी। लेकिन उसमें एक बवाल हुआ,
जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के लिए दी और आके पार्लियामेंट में उसको फिर अनुमोदन देना था, पार्लियामेंट में उसको एक्सेप्ट करवाना था, तो बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया जताई कि बड़ी मुश्किल से तो हम अंग्रेजों से आजाद हुए और आपने फिर से कॉमनवेल्थ में हस्ताक्षर कर दिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये पूरी तरह से वॉलेंट्री है, हमने अपनी मर्जी से कॉमनवेल्थ में हस्ताक्षर किए हैं। भारत के ऊपर कॉमनवेल्थ की कोई भी चीज बाइंडिंग नहीं होगी। अगर वो कुछ फैसले लेते हैं, हमें मंजूर होगा तो हम वो काम करेंगे, मंजूर नहीं होगा तो हम उसको अस्वीकार कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी वक्त कॉमनवेल्थ से बाहर हो सकते हैं और हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो फिर सब एग्री हो गए और इंडिया ने राष्ट्रमंडल के लिए भारत की जो सदस्यता थी उसको मंजूरी दे दी। तो 22 जुलाई हो गया, मई 1949 हो गया, तो 24 जनवरी 1950 इस दिन तीन काम हुए। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राजेंद्र प्रसाद थे, वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर को। 24 जनवरी को फाइनली सारे मिले, सबने फिर से संविधान में हस्ताक्षर किए और बोला कि 2 दिन के बाद यानी कि 26 जनवरी को संविधान लागू होगा। तो राजेंद्र प्रसाद का अब कोई काम नहीं रह गया संविधान सभा के लिए, तो उनको बना दिया गया देश के राष्ट्रपति। तो देखो, राजेंद्र प्रसाद पहले 1950 में ही राष्ट्रपति बन गए थे, 1952 तक वो पहले रहे। 52 में पूरी तरह से चुन के जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए, वो देश के राष्ट्रपति बने और उसके बाद फिर से देश के राष्ट्रपति बने। तो इंडियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति ऑफिशियली वो दो बार रहे, 5-5 साल। लेकिन रिपब्लिक बनने से पहले, क्योंकि रिपब्लिक हम बने 26 जनवरी 1950 जब हम गणतंत्र बने, उससे पहले वो राष्ट्रपति बन गए थे 24 जनवरी को। तो रिपब्लिक के रूप में 2 बार फुल फ्लेज 5-5 साल का कार्यकाल उन्होंने सर्व किया और उससे पहले भी 2 साल के लिए राष्ट्रपति रहे थे। लेकिन पहले जो 2 साल राष्ट्रपति रहे थे, वो राष्ट्रपति चुने नहीं गए थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सभापति थे और उनको फिर राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया गया था। तो एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम हमारा नेशनल एंथम, जन गण मन, इसको नेशनल एंथम राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और तीसरा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया गया। तो ये तीन कार्य हुए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल के लिए सदस्यता की मंजूरी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडा, भारतीय तिरंगा उसको अपनाया गया और 24 जनवरी को फर्दर तीन काम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, इन सबको जो है उसमें अडॉप्ट किया गया। साथ में संविधान के मुख्य तथ्य आपको और याद रखने हैं, जैसे एक व्यक्ति है बी एन राव, ये सर बी एन राव, यहां पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो बी एन राव है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, उनको संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, मतलब संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार, कानूनी सलाहकार। जहां पे कुछ भी ऐसा मसला आएगा कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई मतलब कोई ऐसा पेचीदा पॉइंट है, तो वहां पे सर बी एन राव की सलाह ली जाती थी। तो संविधान के प्रमुख सलाहकार जो थे, वो बी एन राव थे, आपको याद रखना है। हालांकि पूरे संविधान के निर्माता, संविधान के आर्किटेक्ट, संविधान के जो वास्तुकार थे, या जो शिल्पकार थे, वो बोला जाता है भीमराव अंबेडकर को। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या मॉडर्न मनु, भारतीय संविधान के जनक, भारत संविधान के प्रमुख शिल्पकार, और ये मॉडर्न मनु, ये बोला जाता है भीमराव अंबेडकर को। और संविधान सभा के जो प्रमुख सलाहकार थे, वो थे सर बी एन राव। ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ तथ्य हैं वो इसमें मेंशन किए गए हैं, आप पढ़ लेंगे। जैसे जो हाथी है, हाथी की जो मुहर है, क्योंकि हाथी विरासत का प्रतीक है, हेरिटेज का प्रतीक है, तो इसको जो संविधान की ऑफिशियल सील होती है, जो मुहर होती है, उस मुहर में जो है वो हाथी को स्वीकार किया गया था। बाकी और इक्के दुक्के पॉइंट है वो इसमें मेंशन किए गए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने राइटिंग लिखी, कैलीग्राफी, सुंदर लेखन किसने किया, किसने संविधान की जो सजावट की, वो सारे काम वो इतने जरूरी नहीं है। जो मेन मेन आपको था वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये कंप्लीट हमारा एक टॉपिक हुआ और ये टॉपिक था संविधान सभा। तो अभी संविधान तो हमने पढ़ना है, वो तो 395 आर्टिकल उसमें बने, उसमें जो है फिर 22 पार्ट बनेंगे और उसमें 8 शेड्यूल बनेंगे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो ये संविधान का स्ट्रक्चर था। आज लगभग 460 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 के आसपास पार्ट यानी कि भाग हो चुके हैं और 12 के आसपास अनुच्छेद यानी कि अनुसूचियां हो चुकी हैं। वो तो आगे आएगा संविधान वाला पोर्शन। अभी जो आज का हमारा टॉपिक था, ये था संविधान सभा।
तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किसकी रिकमेंडेशन के बाद हुआ, कितने सदस्य थे, आजादी से पहले कितने थे, आजादी के बाद कितने थे, डबल रोल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या था, ये सब कुछ हमने एकदम डिटेल में समझा है। पीडीएफ भी ये जो है साथ में मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन जब आप इन केस कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप फोन करेंगे, फिर आपको डिटेल में समझाया जाएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने टाइम में हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो ये जो जीएस है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको सारे ही एग्जाम में जो है ये आपको हेल्प करेगा, और बहुत ही अफोर्डेबल फी के साथ जो है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए फीस बहुत ही कम है, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए आज का लेक्चर इतना ही था। फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जो संविधान है उसका जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल क्या है, और साथ ही संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सैलिएंट फीचर हैं। जैसे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन रहेंगे संविधान से संबंधित, कि भारत का संविधान फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है, लेकिन कठोर भी है, रिजिड भी है। ऐसे वेरियस प्रोविजन होंगे जिनको वन बाय वन जो है हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा मोस्टली तो इसमें कवर हो गया, कुछ चीजें आप और याद रख सकते हैं। जैसे भारत का संविधान बनाने के लिए 60 देश, 60 कंट्रीज का संविधान स्टडी किया गया। सोचो कितनी रिसर्च की होगी। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया, जो मेन मेन पॉइंट थे उसको भारतीय समीकरण के हिसाब से उनको लिया गया, और यहां पे उसको मॉडिफाई करके संविधान में इंक्लूड किया गया। और 64 लाख रुपीस इतना खर्चा उसमें आया संविधान बनाने में। ऐसा नहीं है कि संविधान जो बनाने लगे, मतलब 26 नवंबर 19 ये सॉरी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऐसा नहीं है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार वो लोग वहां पे पार्लियामेंट उसमें संविधान सभा में बैठे रहे और वो संविधान बनाते रहे। जैसे आज होता है कि लोकसभा का एक सदन चलता है, 2 कर महीने का सदन चलेगा, फिर छुट्टी हो जाएगी, रिसेस हो जाएगी, फिर 1 कर महीने का सदन चलेगा, फिर रिसेस हो जाएगी, फिर सर्दियों का सेशन चलेगा 10-15 दिन का, फिर रिसेस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 365 दिन में 365 दिन ही वो संविधान सभा में बैठेंगे, बीच बीच में सदन चलते थे। तो टोटल 11 सेशन हुए। ध्यान रखना है, इन 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो टोटल समय लगा संविधान बनाने में, इसमें कुल 11 सेशन हुए, सिर्फ 11 सेशन। इन 11 सेशन में हमारे देश का पूरा संविधान कंप्लीट हुआ, क्योंकि बीच में रिसेस होती थी, बीच में गैप भी पड़ता था, और हमेशा संविधान सभा ही नहीं काम करती थी। आपको मैंने बीच में डुअल रोल समझाया है, कि जब वो संविधान बनाने के लिए मिलते थे तो उन्हें संविधान सभा बोलेंगे, और जब देश का सामान्य कानून बनाने के लिए मिलेंगे तो उनको लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रोविजनल पार्लियामेंट हमारे देश की बोलेंगे। तो ये मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है, वो साथ में इसमें जो है वो कवर हो जाती है। तो गाइज अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।